आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा निम्नलिखित क्या है तथा प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। तो ये सब देखिए, अब जो नई एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। तो हमारी समझ से जहाँ तक एनसीईआरटी जो है उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अभी चेंज नहीं किया गया, या ये कह सकते हैं कि ये जो ऐप मैं यूज कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए इसमें चेंज नहीं किया। तो आप लोग जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देख करके जो क्वेश्चन पीछे दिए गए हों बस उन्हीं को करिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ जो बच्चे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं 11th और 12th का उनको पढ़ना है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पढ़ना है, केवल नीट का जो एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर है उसको पढ़ना है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़रूर क्वेश्चन करने हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित क्या है तथा प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले उपास्थि अणु, जिसको अंग्रेजी में कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। तो अस्थि और उपास्थि दो प्रकार की संरचनाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अस्थि का मतलब जो हड्डी है, और उपास्थि भी एक प्रकार का हड्डी जैसी संरचना है, लेकिन वो लचीली होती है। तो देखिए, कह रहा है कि उपास्थि अणु, या इनको कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। तो उपास्थि कार्टिलेज इसको बोलते हैं के मैट्रिक्स में, यानी कार्टिलेज में जो तरल पदार्थ भरा रहता है इसके अंदर, उसके मैट्रिक्स में स्थित कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ये गर्तिकाओं या लैकुनाई, उसमें जो गर्त होते हैं, गर्त का मतलब गड्ढे जो होते हैं, तो गड्ढों में स्थित होती हैं ये कॉन्ड्रोसाइट। प्रत्येक गर्तिका या लैकुनाई में 1, 2 या 4 कॉन्ड्रोसाइट होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट की संख्या वृद्धि के साथ साथ उपास्थि में वृद्धि होती है। तो कॉन्ड्रोसाइट या कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, उपास्थि अणु या कॉन्ड्रोसाइट, जिससे जो कहाँ पाए जाते हैं, कार्टिलेज में पाए जाते हैं। तो अस्थि और उपास्थि दो भाग होते हैं, यानी बोन और कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट एक सेल होती है जो पाई जाती है। कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होता है, जैसे बोन में हमारे बोन मैरो होता है, वैसे कार्टिलेज में मैट्रिक्स होता है। उस मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोसाइट स्थित होती हैं। और कहाँ स्थित होती हैं? लैकुनाई यानी गर्तिकाओं में गड्ढे नुमा संरचनाएं होती हैं, उन्हीं में पाई जाती हैं। और जो एक लैकुनाई होती है उसमें 1, 2 या 4 तक कॉन्ड्रोसाइट हो सकती हैं। कॉन्ड्रोसाइट की संख्या वृद्धि के साथ साथ उपास्थि यानी कार्टिलेज में वृद्धि होती है। कॉन्ड्रोसाइट द्वारा ही उपास्थि का मैट्रिक्स स्रावित होता है। जो कॉन्ड्रोसाइट होती है हमारी, यानी कार्टिलेज की जो सेल होती है, उसी के द्वारा ही जो कार्टिलेज है उसका मैट्रिक्स स्रावित होता है। यानी जो कार्टिलेज या उपास्थि के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है वो कॉन्ड्रोसाइट्स के ही द्वारा स्रावित होता है। यह कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, ये प्रोटीन का बना होता है, और उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन। उपास्थियाँ प्रायः अस्थियों के संधि स्थल पर पाई जाती हैं। तो जहाँ पर हमारी हड्डियाँ यानी बोन आपस में जुड़ती हैं, उन स्थानों पर कार्टिलेज या उपास्थियाँ पाई जाती हैं। अब अगला है तंत्रिकाक्ष या एक्सान। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारे शरीर में पैर में टच करिए तो ब्रेन को पता चल जाता है कि पैर में किसी ने टच किया है। तो इस सेंसेशन को जो ब्रेन तक ले जाता है, और ब्रेन में पता चलने के बाद
उस चीज़ से खतरा है तो पैर झटके से अपने आप हट जाता है। तो इस सेंसेशन को ले जाने के लिए सेंसरी आर्गन जो है, सेंसरी सिस्टम जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो तंत्रिकाक्ष या एक्सान, तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र है, उसकी एक सेल का नाम न्यूरॉन है। जैसे अभी हमने पढ़ा कार्टिलेज या उपास्थि कॉन्ड्रोसाइट नामक सेल की पूरी गतिविधियों के कारण बनती है, उसी प्रकार से न्यूरॉन्स जो है वो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की एक कोशिका है। अब देखिए, कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के 3 भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्रॉन तथा एक्सॉन। ये 3 भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। अब साइटोन से निकले प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध अपेक्षाकृत लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है तथा बेलनाकार होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सान बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा तंत्रिका कोशिका है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सान। तो इन्हीं तंत्रिका कोशिका में जो साइटोन होता है, उस साइटोन के जो प्रवर्ध निकलते हैं यानी शाखाएं निकलती हैं, उन शाखाओं में एक शाखा बहुत लंबी, मोटी तथा बेलनाकार हो जाती है और इसी शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। यह साइटोन के फूले हुए भाग एक्सॉन हीलॉक से निकलता है। तो जो साइटोन का फूला हुआ भाग होता है, जिसको हम एक्सॉन हीलॉक बोलते हैं, वहीं से निकलता है। इसकी शाखाओं के अंतिम छोर पर घुंडी सदस्य साइनैप्टिक घुंडियाँ पाई जाती हैं। तो जो एक्सॉन है हमारा, इसके लास्ट में जहाँ पर ये ख़त्म होता है, उसके छोरों पर घुंडी नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको साइनैप्टिक घुंडियाँ और अंग्रेजी में साइनैप्टिक बटन्स बोलते हैं। ये अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन्स के साथ संधि बनाती हैं। तो अन्य जो नर्वस सेल होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, उनके साथ क्या बनाते हैं? ये एक ज्वाइंट बना लेती है या संधि बनाती है। एक्सॉन मॉड्यूलेटेड और नॉन मॉड्यूलेटेड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक डंडा है, उस डंडे को ऊपर से कपड़ा लपेट दिया जाए तो वो मॉड्यूलेटेड कंडीशन हो जाएगी, और कपड़ा ना लपेटा जाए तो नॉन मॉड्यूलेटेड कंडीशन हो जाती है। तो कोई कवर हो अगर एक्सॉन के ऊपर तो उसे मॉड्यूलेटेड बोलेंगे, और कवर ना हो तो उसे नॉन मॉड्यूलेटेड बोलेंगे। एक्सॉन श्वान कोशिकाओं से बने न्यूरिलेमा से घिरा होता है। अब देखिए, जो मॉड्यूलेटेड एक्सॉन है वो क्या होता है कि उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, जिस लेयर का नाम होता है न्यूरिलेमा, और ये न्यूरिलेमा बनती किससे है? श्वान सेल से बनती है। तो ध्यान दीजिए, मॉड्यूलेटेड और नॉन मॉड्यूलेटेड 2 प्रकार की एक्सॉन पाई जाती हैं, और जो न्यूरिलेमा है जो मॉड्यूलेटेड करती है, वो श्वान सेल से बनती है। मॉड्यूलेटेड एक्सॉन में न्यूरिलेमा तथा एक्सॉन के मध्यवर्तीय पदार्थ माइलिन होता है। तो जो मॉड्यूलेटेड एक्सॉन है उसमें क्या होता है? न्यूरिलेमा तथा एक्सॉन के मध्य, तो न्यूरिलेमा और एक्सॉन मतलब जो कपड़ा लपेटा गया है न्यूरिलेमा का, उसके बीच में वसीय पदार्थ होता है यानी फैटी सब्सटेंस होता है, जिसका नाम है माइलिन। जैसे हम जब प्याज को छीलते हैं तो 2 प्याज के जो छिलके होते हैं उनके बीच में एक पतली झिल्ली निकलती है, आप अगर कभी प्याज छीले हो तो उसी प्रकार से ये बीच में माइलिन की पतली झिल्ली पाई जाती है एक्सॉन और न्यूरिलेमा के बीच में। ये मॉड्यूलेटेड जो न्यूरॉन्स है उसकी कहानी बताई जा रही है। अगर देखें, इसमें फिगर नहीं बनाया गया है, हम आपको फिगर बना के दिखा देते हैं और कहानी स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, फिगर इस तरह से बनता है।
इस तरह से फिगर बनता है। इस तरह ब्रांच छोटी छोटी निकलती हैं, ऐसे ऐसे। इन्हीं में ऐसे घुंडी नुमा संरचनाएं होती हैं जिनको हम साइनेप्टिक नोड बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग साइटोन बोलते हैं। इसी को साइटोन बोलते हैं। जो ये फूला हुआ भाग हमने बनाया था और जो लंबा बनाया था जिसको, वही एक्जियन होता है। इस तरह की संरचना बनती है। आगे फिगर बहुत अच्छे बने मिलेंगे जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, वहाँ इस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा पक्षमाभ उपकला यानी सीलिएटेड इपिथेलियम। तो इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार या घनाकार होती हैं। तो जो हमारा सीलिएटेड हमने इपिथेलियम या उपकला पढ़ी थी, तो इपिथेलियम में कई प्रकार की थी। क्यूबॉइड इपिथेलियम, सीलिएटेड इपिथेलियम, तो कई प्रकार की थी। उनमें एक प्रकार है हमारा सीलिएटेड इपिथेलियम, जिसको पक्षमाभ उपकला बोलते हैं। यानी इसमें सीलिया पाए जाते हैं, पतले पतले बाल जैसी, धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार या घनाकार होती हैं। कोशिकाओं के स्तंभ के आकार की, मतलब लंबी, या घन के आकार की, क्यूब शेप। कोशिकाओं के बीच सिरे पर पक्ष्म या सीलिया होते हैं, बाहरी सिरों पर। तो जो सेल होती हैं उनके बाहरी सिरों पर क्या पाया जाता है, सीलिया या बाल जैसी संरचना पाई जाती है। प्रत्येक पक्ष्म के आधार पर एक आधार कण यानी बेसल ग्रेन्यूल होता है। पक्ष्मों की गति द्वारा श्लेष्म व अन्य पदार्थ आगे की ओर धकेल दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो इसमें पक्ष्म या सीलिया पाए जाते हैं, यानी फ्लैजिला या सीलिया जो पाए जाते हैं, तो उनकी गति के द्वारा क्या होता है कि जो श्लेष्म या अन्य पदार्थ यानी जो तरल पदार्थ हैं वो आगे की ओर धकेल दिए जाते हैं। एक श्वास नाल ब्रोंकाई अंडवाहिनी, यह श्वास नाल ब्रोंकाई अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी आदि की भीतरी सतह पर पाई जाती है। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो हमारी सीलिएटेड इपिथेलियम है, ये पाई कहाँ जाती है, इसको ध्यान देना है। तो यह श्वास नाल या ब्रोंकाई, श्वास नाल मतलब सांस लेने वाली नली, और उसी का एक पार्ट है ब्रोंकाई, और अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट तथा मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर आदि की भीतरी सतह पर पाई जाती है। ये चीज हमको ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। कह रहा है रेखांकित चित्र की सहायता से विभिन्न उपकला ऊतकों का वर्णन कीजिए। तो उपकला ऊतक जिनको एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं, जैसा अभी ऊपर हमने पढ़ा, तो वो एक प्रकार था एपिथेलियम का। तो कह रहा है रेखांकित चित्र की सहायता से विभिन्न उपकला ऊतकों का वर्णन कीजिए। तो अब हम इसके यहाँ पर फिगर भी देखेंगे। तो संरचना तथा कार्यों के आधार पर उपकला या एपिथेलियम टिश्यू को दो भागों में बांटा गया। एक तो आवरण कला यानी कवरिंग एपिथेलियम, तथा दूसरा ग्रंथिल उपकला यानी ग्रैंडुलर एपिथेलियम। तो दो टाइप का उपकला या एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, एक कवरिंग एपिथेलियम, दूसरा ग्रैंडुलर एपिथेलियम। अब आवरण का उपकला यानी कवरिंग वाला एपिथेलियम क्या है, तो यह अंगों तथा शरीर सतह को ढके रखता है। यह सरल तथा संयुक्त दो प्रकार का होता है। इसको भी दो पार्ट में तोड़ दिया गया, सिंपल तथा कंपाउंड। तो सरल उपकला या सिंपल एपिथेलियम, यह उपकला उन स्थानों पर पाई जाती है जो श्रावण, अवशोषण, उत्सर्जन आदि का कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो हमारी ये एपिथेलियम है, उपकला एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, ये श्रावण, अवशोषण तथा उत्सर्जन आदि जहाँ पर कार्य होते हैं वहाँ पाई जाती है। सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन।
यह निम्न 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला इसमें क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कोशिकाएं चौड़ी, चपटी, बहुभुजी तथा परस्पर सटी रहती हैं। सल की उपकला वायु कोशिकाओं, रुधिर वाहिनियों के आंतरिक स्तर, हृदय के भीतरी सतह, देह गुहा के स्तरों आदि में पाई जाती हैं। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या की कोशिकाएं क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं, चपटी होती हैं और बहुत सारे एंगल होते हैं और परस्पर आपस में सटी होती हैं। जो सल्की उपकला है, वायु कोशिकाओं, रुधिर वाहिनियों के आंतरिक स्तर, हृदय के भीतरी सतह, देह गुहा के स्तरों आदि में पाई जाती हैं। तो इस बात को ध्यान देना। थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में इसको देखते हैं तो बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का फिगर है हमारे पास। ये देखिए जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ये कहाँ पाई जाती है, ब्लड वेसल में पाई जाती है और जो एल्विलाई की लाइनिंग है वहाँ पाई जाती है। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का ये देखिए फिगर बना हुआ। अब देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए रुधिर वाहिनियों के आंतरिक स्तर पर, हृदय के भीतरी स्तर पर, देह गुहाओं में पाई जाती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब आगे आ जाता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम यानी सरल स्तंभी उपकला। इस उपकला की कोशिकाएं लंबी तथा परस्पर सटी होती हैं। आहार नाल की भित्ति का भीतरी स्तर इसी उपकला का बना होता है। देखिए कॉलम के आकार की बनी है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल है। आहार नाल की भित्ति का भीतरी स्तर इसी उपकला का बना होता है। जो हमारी इंटेस्टाइन है वहाँ ऐसे ही पाई जाती हैं सेल एपिथेलियम। ये पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण भी करती हैं। तो जो हमारे डाइजेस्टेड फूड हैं उनका ये एब्जॉर्प्शन भी करती हैं। अब आगे आ जाता है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी सरल घनाकार उपकला। तो इस उपकला की कोशिकाएं घनाकार होती हैं यानी क्यूब शेप होती हैं, घन के आकार की। यह ऊतक श्वसनिकाओं, मूत्र जनन नलिकाओं, जनन ग्रंथियों आदि में पाया जाता है। जनन ग्रंथियों यानी गोनाड्स में यह ऊतक जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। तो ध्यान दीजिए कि पाया कहाँ कहाँ जाता है, ऊतक श्वसनिकाओं, मूत्र जनन नलिकाओं, जनन ग्रंथियों आदि में पाया जाता है। गोनाड्स में यह ऊतक जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। तो ध्यान दीजिए ये सिंपल स्क्वैमस है, ये कॉलमनर है और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फिगर है। अब आगे देखते हैं। आगे आ जाता है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इसके बारे में हम ऊपर क्वेश्चन कर ही चुके हैं। इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार अथवा घनाकार होती हैं। इन कोशिकाओं के बाहरी सिरों पर पक्ष में या सीलिया पाए जाते हैं यानी फ्लैजिला या सीलिया पाए जाते हैं। प्रत्येक पक्ष में के आधार पर आधार कण यानी बेसल ग्रेन्यूल होता है। पक्षमों की गति द्वारा श्लेष्म तथा अन्य पदार्थ आगे की ओर ढकेल दिए जाते हैं। यह उपकला श्वास नाल, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, गर्भाशय आदि में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, श्वास नाल में, अंडवाहिनी में तथा गर्भाशय में। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। यहाँ पर देखिए सरल स्तंभी पक्षमाभि उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम फ्लैजिलेटेड, सिंपल स्तंभी यानी कॉलमनर फ्लैजिलेटेड एपिथेलियम। ये म्यूकस है, यहाँ पर ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, गोबलेट सेल इसको बोलते हैं। ये बेसल ग्रेन्यूल है और ये सीलिया। यहाँ पर देखिए सीलिया, ये कूट स्तरित पक्षमाभि उपकला। ये स्यूडो सिलिएटेड एपिथेलियम है। ये बेसमेंट है, एक कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर।
ये बेसल सेल है और ये गोबलेट सेल है। अब आगे आ जाता है हमारा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जो अभी हमने फिगर देखा, ये वाला कूट स्तरित पक्षमाभी उपकला यानी स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, इसको पढ़ते हैं। यह सरल स्तंभाकार उपकला का रूपांतरित रूप है। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है जो इसी का रूपांतरित यानी मॉडिफाइड रूप है। इसमें कोशिकाओं के मध्य गोबलेट या म्यूकस कोशिकाएं स्थित होती हैं। गोबलेट सेल इनके मध्य में स्थित है। ये ट्रैकिया, श्वसनियों यानी ब्रोंकाई, ग्रसनी, नासिका गुहा, नर मूत्रवाहिनी यानी यूरेथ्रा आदि में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये महत्वपूर्ण है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ग्रसनी, नासिका गुहा, यूरेथ्रा आदि में पाई जाती हैं। तो ये चीज़ जो कहाँ पाई जाती है मेन पूछा जाता है। अगर एनसीईआरटी में होगा किसी चैप्टर में तो ये चीज़ हमको याद रखना होगा। अब संयुक्त या स्तरित एपिथेलियम या उपकला, कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अभी सिंपल हमने पढ़ा है, अब कंपाउंड में आ गए। तो इसमें उपकला यानी एपिथेलियम अनेक स्तरों से बना होता है। कोशिकाएं अभी सिर्फ एक ही था स्तर था, इसलिए सिंपल कहा गया। अब यहाँ पर बहुत सारे स्तर हैं। कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं। कोशिकाएं आधार कला यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती हैं। सबसे निचली परत की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। बाहरी स्तर की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो सबसे जो नीचे वाली परत है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो स्थित है वो लगातार डिवाइड होती रहती है, और जो बाहरी स्तर है वो मृत होकर के निकलता रहता है। जैसे आप देखे होंगे अपने शरीर की जो खाल है वो छूटती रहती है, धीरे धीरे अलग होकर मृत खाल शरीर से बाहर निकलती रहती है। कोशिकाओं की संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो सेल है उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर अगर बांटा जाए तो इसको कई भागों में हम बांट सकते हैं। उनमें सबसे पहला भाग है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यानी स्तरित सेल की उपकला। तो इसमें सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं चपटी व सल्की होती हैं तथा सबसे भीतरी स्तर की कोशिकाएं स्तंभी या घनाकार होती हैं। तो जो सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं वो सल्की या चपटी होती हैं, और जो सबसे भीतरी स्तर की कोशिकाएं हैं वो घनाकार होती हैं। आधारीय जनन स्तर की कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होते रहने से त्वचा के क्षतिग्रस्त होने पर इनका पुनरुद्भवन हो सकता है यानी रीजनरेशन। कहने का मतलब ये है कि जो कोशिकाएं टूट फूट होती है उनका फिर से निर्माण किया जाता है। जैसे हमारे शरीर में घाव हो जाता है तो घाव पथ जाता है। स्तरित सेल की उपकला यानी किरेटिन युक्त या किरेटिन विहीन होती है। स्तरित सेल की उपकला त्वचा की अधिचर्म यानी हाइपोडर्मिस, मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, ग्रसनी, ग्रसिका, यौन मूत्र जनिका, नेत्र की कॉर्निया, नेत्र श्लेष्मा आदि में पाई जाती हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यानी जहाँ पर फ्रिक्शन है, घिसाव है और कुछ स्रावित हो रहा है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है अंतवर्ती या स्थानांतरित उपकला यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसमें आधार कला तथा जनन स्तर नहीं होता। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन और जनन स्तर नहीं होता। इसकी कोशिकाएं लचीली संयोजी ऊतक पर स्थित होती हैं। तो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू पर इसकी सेल स्थित होती हैं। सजीव कोशिकाएं परस्पर अंगुली सदस्य प्रवर्धों यानी इंटरडिजिटेशन द्वारा जुड़ी होती। ये कोशिकाएं फैलाव व प्रसार के लिए रूपांतरित होती हैं। यह मूत्राशय मूत्रवाहिनियों की भित्ति का भीतरी स्तर बनाती हैं। तो ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पर फैलाव या प्रसार यानी एक्सपेंशन की जरूरत होती है। जैसे मूत्राशय मूत्रवाहिनियों की भित्ति का भीतरी स्तर इसका बना होता है। अब आगे आ जाता है तंत्रिका संवेदी उपकला न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम।
यह स्तंभाकार उपकला के रूपांतरण से बनती है। तो न्यूरोसेंसरी या तंत्रिका संवेदी उपकला जो है, यह जो स्तंभाकार उपकला है उसके रूपांतरण से बनती है, यानी कॉलमनर एपिथेलियम का रूपांतरित पार्ट है। कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर संवेदी और रोम होते हैं। इन पर क्या होते हैं? सेंसरी हेयर होते हैं। कोशिका के आधार से तंत्रिका तंतु यानी नर्व फाइबर निकलते हैं। जो बेस होता है सेल का, वहां से नर्व फाइबर या तंत्रिका तंतु निकलते हैं। यह नेत्र के रेटिना, घ्राण अंग की श्लेष्मिक कला यानी जो महकते हैं, हम सूंघते हैं, उसको घ्राण अंग कहते हैं, अंतःकरण की उपकला आदि में पाई जाती है। जो अंदर की कान की है, यानी सूंघने, सुनने और देखने, नाक, कान और आँख तीनों जगह कौन सा पाई जाती है? न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। क्योंकि सेंस को, लाइट सेंसेशन को, साउंड सेंसेशन को और स्मेल सेंसेशन को हमें ब्रेन तक पहुंचाना है। तो जहाँ पर सेंसेशन की ज़रूरत है वहाँ पर हमारी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम पाई जाती है। अब देखिए फिगर आ जाता है, तो इसको देख लेते हैं। तो स्तरित सेल की उपकला है। तो ये यहाँ पर देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये बेसल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल है। क्यूबॉइडल सेल की लेयर है और यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट लेयर है ये, और स्ट्रेटिफाइड ये लेयर है, उगड़ी हुई सतह है। इसी प्रकार अंतर्वर्ती उपकला आ गई। तो ये अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है और ये एपिथेलियल सेल है। ये तंत्रिका संवेदी उपकला आ गई। तो न्यूरोसेंसरी सेल पाई जाती हैं ये, और नर्व फाइबर ये देखे निकले हैं, ऊपर सेंसरी हेयर निकले हुए हैं, और ये कॉलमनर सेल है, स्तंभाकार कोशिका है। अब देखिए तीसरे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं ग्रंथिल उपकला, यानी ग्रैंडुलर एपिथेलियम। तो ये घनाकार या स्तंभाकार उपकला से विकसित होती है। तो क्यूबॉइड या कॉलमनर एपिथेलियम से डेवलप होती है हमारी ग्रंथिल उपकला या ग्रैंडुलर एपिथेलियम। ग्रंथिल कोशिकाएं एकाकी या सामूहिक होती हैं। जो ग्लैंडुलर सेल होती हैं ये अकेले होती हैं या फिर समूह में पाई जाती हैं। एक कोशिकीय ग्रंथियां, अब यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में क्या है, ये स्तंभाकार उपकला यानी कॉलमनर एपिथेलियम में एकल रूप में पाई जाती हैं। इन्हें श्लेष्म या गॉबलेट सेल बोलते हैं, जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा है। अब आ जाती है बहुकोशिकीय ग्रंथियां यानी मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। तो ये उपकला के अंतर्वलन से बनती हैं, यानी जो एपिथेलियम है उसी में फोल्डिंग हो जाती है, उससे बन जाती है। इसका निचला भाग स्रावी ग्लैंडुलर तथा ऊपरी भाग नलिका रूपी होता है। इसका निचला सिरा क्या होती है? ग्लैंडुलर स्रावी होता है। जैसे ये सिंपल वाली है, सिंपल में ही ये देखिए कई ऐसे ऐसे हो गए। तो सिंपल ये कॉइल हो गई तो कोलॉइड ट्यूबुलर हो गया, और ये कई ब्रांच जैसी हो गई तो ब्रांच्ड ट्यूबुलर हो गया, और ये इस तरह बन गया एल्यूलियाई तो सिंपल एल्यूलर हो गया। इस तरह से जैसी आकृति है वैसा नाम दिया गया। तो देखिए ये उपकला के अंतर्वलन से बनती हैं। इनका निचला स्तर स्रावी होता है ग्लैंडुलर तथा ऊपरी स्तर नलिका रूपी होती है, नली के समान होता है। जैसे श्वेत ग्रंथियां यानी पसीने वाली ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, जठर ग्रंथियां जो स्टमक में पाई जाती हैं, और जठर रस यानी स्टमक जूस का स्रावण करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं। रचना के आधार पर बहुकोशिकीय ग्रंथियां नलिकाकार, कोशिकाकार होती हैं। तो अगर रचना के आधार पर देखा जाए तो मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड्स हैं वो बहुकोशिकीय ग्रंथियां होती हैं, और इनकी आकृति नलिकाकार हो सकती है या फिर कुपिकाकार हो सकती है, कुप्पी के आकार का, जिससे हम लोग तेल डालते। ये सरल संयुक्त अथवा मिश्रित प्रकार की होती है। तो सिंपल, कंबाइंड अथवा मिक्स टाइप की होती हैं। सिंपल, कंपाउंड और मिक्स टाइप की। स्वभाव के आधार पर ग्रंथियां मीरोक्राइन
एपोक्राइन तथा होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। तो इतने प्रकार की ये हो सकती हैं। अब देखें यहाँ पर सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये हो गया, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ये हो गया, सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ये हो गया, सिंपल एलियोलर ये हो गया, विभिन्न प्रकार की सरल बहुकोश की ग्रंथियाँ। अब ये सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड का सिक्रेटरी पोर्शन है, ये सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ सैक लाइक है। तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली और पढ़ ली। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।